कुरम में अमन मुआहदा होने के बावजूद डिप्टी कमिश्नर के काफिले पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में डिप्टी कमिश्नर समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। एक डिप्टी कमिश्नर के ऊपर हमला किया गया, इसमें एफसी के कुछ एहलकार जख्मी हुए, कुछ सिविलियंस जख्मी हुए, डिप्टी कमिश्नर को गोलियां लगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान बच गई। लेकिन अब देखने और सोचने वाली बात यह है कि आखिर मामलात इस हद तक पहुंचे क्यों। देखिए, इसमें मैं केपी की हुकूमत को भी कसूरवार समझता हूं, इसमें मैं वफाकी हुकूमत को भी कसूरवार समझता हूं, क्योंकि वफाकी हुकूमत का यह ख्याल था कि ये अब केपी का मामला है, अली मीन गंडापुर जाने, वो वहां का वजीर आला है, उसके काम जाने, वो खुद ही इस मसले को हल कर लेगा। ये मसला तकरीबन 2-3 महीनों से चल रहा है और मुसलसल 2 कबीले गुंडागर्दी और बदमाशी पर उतरे हुए हैं। फायरिंग हो रही है, लोगों की अमवात हो रही हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं गोलियां लगने की वजह से। रस्तों की बंदिश है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, खाने पीने की अशिया की शदीद तरीन किल्लत है, कारोबार लोगों के मुतासर हो चुके हैं। अद्वियात की किल्लत की वजह से तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चों की अमवात हो चुकी हैं और हुकूमत मुसलसल इस कोशिश में लगी हुई है कि जी मुज़ाकरात हो जाएं, ग्रैंड अमन जिरगा बन जाए, मुसालहत हो जाए, ये हथियार हुकूमत को जमा करवा दें। इसी बस चक्रों में लगे हुए थे। हालांकि मैं समझता हूं कि अब हुकूमत इस बात की मजम्मत कर रही है ना कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, ये जो अमन मुआहदा हुआ उसको सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। अब वजीर दाखिला भी इसके ऊपर वावेला कर रहे हैं, वजीर आजम, सदर, केपीके के वजीर आला अली मीन गंडापुर जी, ये गलत हो गया, अब ये जो अमन मुआहदा हो चुका है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखें, अब ये वकुआ जो हुआ, डिप्टी कमिश्नर के ऊपर जो गोलियां चलाई गई, अब ये बेशक उन 2 कबीलों की आपस में दोबारा से जंग शुरू हुई, उन्होंने गोलियां चलाई, या कोई किसी तीसरे फरीक ने इस सारे अमन मुआहदे का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की है और कुछ इस तरह की हरकत की है ताकि ये अमन मुआहदा मुकम्मल ना हो सके और दोबारा से एक दफा जंग छिड़ जाए। मैं समझता हूं कि पहले भी हुकूमत को, चाहे वो वफाकी हुकूमत थी या केपीके की हुकूमत थी, उनको मेरा ख्याल है ग्रैंड अमन जिरगा बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई स्टेट के अंदर स्टेट बनाने की कोशिश करता है, दहशतगर्दी फैलाता है, उनके पास नाजायज वेपन मौजूद हैं, गोलियां चलाते हैं, लोगों का अमन खराब करते हैं, लोगों के लिए मुश्किलात और तकलीफ का बायस बनते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, कारोबार बर्बाद कर दिए, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। इस तरह की गुंडागर्दी और बदमाशी को किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं करना चाहिए था। इनका कला कमा बहुत पहले कर लेना चाहिए था। चलें जी, हुकूमत ने सोचा कि हमें जिरगा बनाना चाहिए, मामला को अच्छे तरीके से हल करना चाहिए ताकि ये जो फायरिंग का सिलसिला चल रहा है, लोगों के लिए परेशानी और मुश्किलात बनी हुई हैं, इसको किसी तरीके से खत्म किया जा सके। अल्टीमेटली दोनों फरीकैन के दरमियान मुसालत करवा दी गई, एक रिटन फॉर्म के अंदर मुआहदा तहरीर कर लिया गया, दोनों फरीकैन के उनके ऊपर दस्तखत करवा लिए गए और यह बात तय हो गई कि ये अपने अपने हथियार हुकूमत को जमा करवा देंगे और अब दोबारा ये आपस में लड़ाई झगड़ा और फायरिंग वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन एक दफा मुसालत होने के बाद, एग्रीमेंट होने के बाद, सुलह हो जाने के बाद, अमन मुआहदा हो जाने के बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। तो अब जो हुकूमत कह रही है कि ये अमन मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है, हम आहनी हाथों से निपटेंगे, हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं समझता हूं कि पहले भी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए था। और अब भी अगर कोई फर्द है, कोई ग्रोह है, कोई जत्था है, कोई कबीला है, कोई भी ताकत अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है या बदअमनी या इंतशार फैलाने की कोशिश करती है या गुंडागर्दी करती है, नजायज वेपन रखे हुए हैं, गोलियां चलाती है, लोगों की जानें लेती है, तो उनके साथ किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई अमन जिरगा नहीं बनना चाहिए, किसी किस्म की कोई मुसालत नहीं होनी चाहिए। उनको जूते मारने चाहिए, उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करना चाहिए और इन जैसे लोगों को जो कि इंतशार और बदअमनी फैलाते हैं, पाकिस्तान की सरजमीन को इन शरपसंद लोगों से पाक कर देना चाहिए। तो बहरहाल बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है। दुआ गो है कि अल्लाह ताला डिप्टी कमिश्नर को और जितने भी उनके साथ जो लोग हैं, एफसी के लोग हैं या पब्लिक के लोग हैं जिनको गोलियां लगी, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती अता फरमाए। अच्छा जी, इसके अलावा शेख वकास अकरम का कहना है कि अगर अदालत इमरान खान को सजा भी सुना दे तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। चलें, ये शुक्र है अल्लाह का, अच्छी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह से भी कोई अच्छी बात निकली है कि जो भी सूरत हाल हो जाए, जो भी हालात हो जाए, चाहे इमरान खान को सजा हो जाए, हम मुज़ाकरात जो शुरू हो चुके हैं उसको हम खत्म नहीं करेंगे।
یہ دراصل عمران خان کی سزا کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے نا، یہ چونکہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے جو کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف بنایا گیا تھا، اور اس کا فیصلہ متوقع ہے 6 جنوری بروز سوموار کو۔ اس میں عمران خان صاحب کا بھی یہ خیال ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس میں سزا سنا دی جائے گی۔ تو اب شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی جو بھی معاملہ ہے، لیکن ہم مذاکرات کو جاری رکھیں گے۔ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے اب ایٹیٹیوڈ بنایا ہے یہ اچھی بات ہے۔ ان کو یہ فیصلہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک دفعہ حکومت کے ساتھ پہلے ان کی میٹنگ ہو گئی اور یہ طے پایا کہ دوسری میٹنگ میں چارٹر آف ڈیمانڈز حکومت کے سامنے رکھیں گے، تو میرا خیال ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو چکی تھی، چارٹر آف ڈیمانڈز حکومت کے سامنے رکھنے چاہیے تھے، دوبارہ سے وقت نہیں لینا چاہیے تھا۔ اب پہلا سیشن بھی گزر گیا، دوسرا سیشن بھی گزر گیا، اب چارٹر آف ڈیمانڈز حکومت کے سامنے رکھے جائیں گے لیکن تیسری ملاقات میں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے یہ اب پاکستان تحریک انصاف چونکہ اس میں لچک دکھا رہی ہے، پہلے تو یہ مذاکرات کی طرف ہی نہیں نہ آ رہے تھے کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، یہ چور ڈاکو ہیں، ہم طاقتور لوگوں سے بات کریں گے۔ اب اگر انہوں نے تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ مذاکرات کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو، اور حکومت کو بھی یا حکومت کے کسی فرد کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ مذاکرات کا سلسلہ رک جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اب مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو نتیجہ ضرور نکل آئے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ صاحب کا کہنا ہے کہ کیا اس پر کمیشن بنا دیں کہ 26 نومبر کو ایک صوبائی حکومت جتھا لے کر وفاق پر حملہ آور ہوئی؟ تو میرا خیال ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، تو میرا خیال ہے کہ فی الحال یہ وقت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا۔ کہ پاکستان تحریک انصاف تو مطالبات لے کے آ رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، 9 مئی کے حوالے سے یا 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ 26 نومبر کو صوبائی حکومت جتھا لے کر وفاق کے اوپر حملہ ور ہوئی تو ہم اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مضحکہ خیز بات ہو سکتی ہے، ایک شغل والی بات ہو سکتی ہے، ایک طنز ہو سکتا ہے، ایک تنقید ہو سکتی ہے۔ اس کو پازیٹیو سینس میں نہیں لیا جا سکتا کہ جو ان کا موقف ہے اس کو دیکھیں، اس کے اوپر بات کریں، اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں اور اس کو کسی نہ کسی نتیجے کے اوپر لے کے آئیں۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب نے یہاں پر ایک بات شاید تھوڑی سی صحیح کی تھی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ چاہے گی نا کہ فلاں اور فلاں جج کو جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنایا جائے تو وہ ان ججز کو کنٹروورشل بنا دے گی، یہ بات صحیح ہے۔ میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی مرضی کے ججز کو جوڈیشل کمیشن میں لانے کی پوری کوشش کرے گی، اور حکومت یہ کوشش کرے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرضی کے مطابق ججز کو کمیشن میں شامل نہ کیا جائے بلکہ اپنی مرضی کے ججز کو کمیشن کا حصہ بنایا جائے۔ تو یہاں پہ آ کے ایک کنٹروورسی پیدا ہوگی، ایک کلیش کی صورتحال پیدا ہوگی جہاں پہ حکومت اپنی مرضی کرنا چاہے گی اور پاکستان تحریک انصاف اپنی مرضی کے ججز کو کمیشن کا حصہ بنانا چاہے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو حل نکلنا چاہیے، اس حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی کمیشن بنایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جو طے کریں گے یعنی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، ججز کے نام کے حوالے سے، تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اگر اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو حل نہ نکالا گیا، اگر صرف پاکستان تحریک انصاف اور حکومت جب آپس میں اس حوالے سے بات چیت کریں گے اور اپنی من مانی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ آ کے ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور اس وجہ سے مذاکرات کا سلسلہ رک سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس بات کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی حلف سے پہلے سزا سنائے جانے کا امکان ہے، تو کیا اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا ہو گئی تو کیا وہ حلف نہیں اٹھا پائیں گے؟ اچھا، اس حوالے سے خبر ہے کہ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جج نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو سزا پانے والے پہلے امریکی صدر ہیں 10 جنوری کو ذاتی حیثیت میں یا آن لائن پیش ہو سکتے ہیں۔ 18 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جج مرچن نے نیو یارک کی جیوری کی جانب سے دی جانے والی سزا کو برقرار رکھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے وکلاء کی طرف سے سزا کالعدم قرار دینے کی متعدد درخواستوں کو رد کیا۔ جج کا کہنا تھا کہ نو منتخب امریکی صدر کو جیل بھیجنے کی بجائے غیر مشروط ڈسچارج کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے تحت جرم ثابت ہو جاتا ہے تاہم جیل جانے کے معاملے میں رائے دی جاتی ہے اور جرمانہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس فیصلے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ سزا یافتہ شخص کے طور پر وائٹ ہاؤس میں داخل ہوں گے۔
78 साल डोनाल्ड ट्रंप को मुमकिन तौर पर 4 साल कैद हो सकती है, लेकिन कानूनी माहिरीन ने इनके इलेक्शन जीतने से कबल ही दावा किया था कि जज की जानब से साबिक सदर को जेल नहीं भेजा जाएगा। जज का कहना था कि इस मौका पर यह बताना भी मकसूद है कि अदालत नौ मुंतखब अमरीकी सदर को जेल नहीं भेजना चाहती। उन्होंने मजीद कहा कि प्रोसिक्यूटर्स भी यही समझते हैं कि जेल भेजना काबिल तजवीज अमल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का इरादा रखते हैं, जिससे इनकी सजा के मौखर होने का इम्कान है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर फैसले पर इजहार मजम्मत करते हुए इसे नाजायज सियासी हमला करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि फैसला गैर कानूनी और मुल्की आइन के खिलाफ है। तो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुना दी जाएगी, लेकिन इस सजा का कोई असर नहीं होगा और 20 जनवरी को होने वाली ओथ टेकिंग सेरेमनी में डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को अगर सजा हो भी गई तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, इसके अलावा अदालत ने पसंद की शादी करने वाली खतून के शोहर को हक महर की रकम 1000 से बढ़ाकर $10,000 करने का हुक्म दे दिया। अच्छा, इस हवाले से खबर यह है कि जस्टिस फारूक हैदर ने खतून के वालिद की जानब से दायर दरखास्त पर समाअत की, जिसमें खतून को शोहर की मुबैना गैर कानूनी तहवील से बाजियाब कराने की इस्तदा की गई थी। नोटिस के बाद मुकामी पुलिस ने जोड़े को अदालत में पेश किया। अदालत की तफ्तीश के जवाब में खतून को बताया कि वो बालग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। अगवा या धमकी के इल्जामात से इनकार करते हुए खतून ने अदालत को बताया कि वो वालिद के साथ जाने की बजाय अपने शोहर के साथ रहना चाहती है। इसके बाद जज ने खतून के शोहर से उनकी माहाना आमदनी के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो अमेरिका में काम करते हैं और माहाना $2000 कमाते हैं। इस मौका पर जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि हक महर में $1000 ना काफी हैं। खतून की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए रकम में इजाफा किया जाना चाहिए। अदालत के हुक्म पर दुल्हा ने एक हलफनामा जमा कराया, जिसमें महर की रकम $10,000 मुकर्रर की गई। खातून के बयान की रोशनी में जज ने पिटीशन को निपटा दिया। अब यहां बात जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि हमारे कानून ने औरतों को इस हद तक शेल्टर दे रखी है कि वो अपनी मनमानी करती हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि जब कानून ही उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनको शेल्टर देगा, तो फिर तो वो जो मर्जी करें, उनको कौन पूछने वाला है। जहां कानून उनको प्रोटेक्ट करता है वहां अदालतें भी उनको रिलीफ देती हैं। अब ये मैं एक तरह से क्राइम समझता हूं। देखिए, इसमें मजहबी सूरत हाल क्या है मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ कानून का चूंकि तालिब इल्म हूं, मैं कानून के हवाले से ही बात करूंगा। अब यहां इस प्रोसेस को इतना आसान कर दिया गया है कि कोई भी लड़की अपनी मर्जी के साथ किसी के साथ दोस्ताना करती है, घर से भागती है, वालिदैन की इज्जत को खाक में मिलाती है, अपने बहन भाइयों की इज्जत को मट्टी में रोल देती है और किसी लड़के के साथ भागकर किसी वकील साहब के पास जाके अपना निकाह पढ़वा लेती है। और जब अदालत में उनको पेश किया जाता है तो लड़की आराम से कह देती है, जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी के साथ आई हूं, मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहती, मैं अपने खामद के साथ जाना चाहती हूं। तो मैं समझता हूं कि कानून के अंदर तरमीम होनी चाहिए, कोई ना कोई तब्दीली होनी चाहिए। इसका कोई प्रोसेस, कोई तरीकाकार, कोई मैकेनिज्म, इसका तरीकाकार इस तरह से होना चाहिए कि नुकसान को कम से कम किया जा सके। देखिए, जब कोई लड़की घर से भागती है और अपनी मर्जी के साथ निकाह करती है, तो दर हकीकत वो अपनी फैमिली के साथ बगावत करती है, वो अपने वालिदैन की इज्जत को बर्बाद करती है, वो इस मुआशरे के साथ भी बगावत करती है, लेकिन उसे किसी मुश्किल का सामना ही नहीं करना पड़ता। बगावत का नतीजा यह निकलता है कि इख्तलाफात बढ़ते हैं, दुश्मनियां बढ़ती हैं, कत्ल होते हैं, खून बहाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर सोच विचार करनी चाहिए। ये जो आसान सा तरीकाकार है ना कि ऐसे घर से निकलें, ऐसे जाके निकाह कर लें, इसको या तो थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए या इसके ऊपर कोई ना कोई कानून साजी होनी चाहिए। अदालतों को इसके ऊपर अपना रवैया थोड़ा सा सख्त रखना